1764 की सुबह जब तीन तीन शक्तिशाली बादशाह एक ही मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी लड़ाई में भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदलने वाला है। प्लासी की जीत तो एक शुरुआत थी, असली कब्जा तो बक्सर में हुआ। प्लासी की लड़ाई को 7 साल बीत चुके थे और बंगाल की माटी पर गिरा हुआ विश्वासघात अभी भी हवा में किसी पुराने जख्म की तरह तैर रहा था। सिराजुद्दौला की हार, मीर जाफर की गद्दारी और अंग्रेजों की वह छोटी सी जीत जिसने आगे चलकर पूरे उत्तर भारत की राजनीति को जंजीरों से बांध दिया। पर इतिहास अक्सर एक युद्ध के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि दूसरा युद्ध उसी के भीतर जन्म लेता है। और प्लासी के बाद पैदा हुआ वह संतोष, डर, भूख और कंपनी की असीमित लालच मिलकर जिस आग को सुलगा रही थी, उसका विस्फोट 1764 में बक्सर के मैदान पर होना था। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ एक राज के लिए नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप की दिशा तय करने वाला था। और इसी कारण यह लड़ाई प्लासी से कहीं अधिक निर्णायक, कहीं अधिक विशाल और कहीं अधिक कठोर साबित होने वाली थी। उन्हीं 7 वर्षों में कंपनी का चेहरा भी बदल चुका था। अब वे व्यापारी नहीं थे, वे खुद को राजाओं जैसा समझने लगे थे। अब वे हाथ में मालाएं लेकर नहीं, प्रमाण और अधिकारियों की टोली लेकर चलते थे। और जहां प्लासी के मैदान में धोखे से सत्ता पाई थी, तब वे सीधे खुले संघर्ष से पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन लाने का सपना देख रहे थे। जबकि दूसरी ओर वह 3 शक्तियां, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, धीरे धीरे कंपनी की जकड़न से डरते हुए एक साथ आने लगी थी। क्योंकि वे समझ चुके थे कि अंग्रेजों से समझौता करना उनकी सत्ता को बचा नहीं रहा, बल्कि हर दिन उससे थोड़ा थोड़ा छीन रहा था। और जब सत्ता छीनने लगती है तो इतिहास हमेशा बगावत पैदा करता है। मीर कासिम का उठता हुआ तूफान। मीर जाफर को अंग्रेजों ने मोहरा बनाया था, पर जैसे ही वह कमजोर साबित हुआ, कंपनी ने बिना झिझक उसे हटाकर मीर कासिम को सिंहासन पर बैठा दिया। एक ऐसा आदमी जो बाहर से शांत दिखाई देता था, पर उसके भीतर कहीं गहरी आग जल रही थी। क्योंकि वह समझ चुका था कि अंग्रेज दोस्त होकर नहीं आए थे, वे मालिक बनने आए थे। और जब व्यापारी मालिक बनने लगते हैं तो राजाओं की नींद हराम हो जाती है। मीर कासिम ने शुरुआत में अंग्रेजों को खुश करने की कोशिश की, उन्हें व्यापारिक अधिकार दिए, छूट दी, उपहार दिए। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, वे बंगाल के हर कोने में अपना प्रभाव फैला रहे थे, उसके अधिकारियों को नजरअंदाज कर रहे थे। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि टैक्स दिए बिना व्यापार कर रहे थे, जबकि भारतीय व्यापारी भारी कर चुकाते थे। और यही असमानता बंगाल की अर्थव्यवस्था को भीतर से खोखला करते जा रही थी। एक दिन जब उसे बताया गया कि कंपनी के व्यापारियों ने फिर से कर दिए बिना लाखों रुपये का माल नदी पार कराया है, तब उसके भीतर वह पुरानी आग पूरी तरह भड़क उठी। और उसी क्षण उसने फैसला किया कि बंगाल अब अंग्रेजों की दया पर नहीं चलेगा। इसलिए उसने एक अत्यंत साहसी कदम उठाया। उसने पूरे बंगाल में कर व्यवस्था ही खत्म कर दी। यानी अब कोई भी व्यापारी, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज, बराबरी पर खड़ा था। और इस फैसले ने अंग्रेजों की ट्रेडिंग ताकत को अचानक आधा कर दिया, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी चाल बिना टैक्स के व्यापार खत्म हो गई थी। और कंपनी अपमान सहने के लिए कभी तैयार नहीं हो सकती। जैसे जैसे उसकी आमदनी गिरने लगी, वे गुस्से में भरकर कलकत्ता में बैठकें करने लगे। और उन्होंने तय कर लिया था कि मीर कासिम को हटाना ही होगा। पर इस बार समस्या कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि मीर कासिम वह कठपुतली नवाब नहीं था जिसे बदला जा सकता था। वह युद्ध लड़ने के लिए तैयार था, संगठित था, और उसके पास एक ऐसी योजना थी जो कंपनी को पहली बार बराबर की चुनौती देने वाली थी। मीर कासिम का नया रूप। मीर कासिम समझ चुका था कि अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों, भारतीय नियमों और पुराने युद्ध शैलियों से नहीं हराया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेज अनुशासित थे, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते थे और उनकी पंक्तिबद्ध फायरिंग भारतीय सेना को उलझा देती थी। इसलिए उसने एक अत्यंत आधुनिक सेना बनाने का फैसला किया। उसने प्रशिक्षित अफगान सिपाहियों को बुलाया, आधुनिक यूरोपीय तोपें खरीदी और सबसे महत्वपूर्ण एक फौजार तैयार की जो अंग्रेजों की शैली में ही लड़ सके। उसकी तोपें तेज थी, बंदूकें बेहतर थी और उसके सिपाही नए तरीके से प्रशिक्षित थे। और यही कारण था कि अंग्रेज पहली बार किसी बंगाली नवाब की सेना को देखकर चौंक उठे। यह वह कमजोर, बिखरी हुई, डरावनी सेना नहीं थी जो प्लासी में देखी गई थी, बल्कि एक सुदृढ़, संगठित, आधुनिक सेना थी जो मैदान पर अंग्रेजों के सामने खड़ा होने का साहस रखती थी। पर अंग्रेज सिर्फ हथियारों से नहीं डरते थे, उन्हें डर था उस एकता से जो धीरे धीरे बंगाल से निकलकर अवध और दिल्ली तक फैल रही थी। क्योंकि जितनी अंग्रेजों की शक्ति बढ़ती जा रही थी, उतना ही भारतीय नवाबों का डर भी बढ़ता जा रहा था कि उनका राज अंग्रेजों के हाथ में ना चला जाए। और यही डर उन्हें एक साथ खड़ा करने वाला था जब 3 महाशक्ति एक साथ खड़े थे। मीर कासिम ने समझ लिया था कि अकेले लड़कर कंपनी को हराना संभव नहीं है। इसलिए उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास संदेश भेजा, एक ऐसा नवाब जिसने न सिर्फ अपने राज्य की रक्षा करनी थी, बल्कि कंपनी की बढ़ती हुई ताकत के कारण उसे भी खतरा महसूस होने लगा था। और जैसे ही उसने यह सुना कि बंगाल में एक नई आग भड़क रही है, वह मीर कासिम के साथ शामिल होने को तैयार हो गया। और इसी दौरान मुगल साम्राज्य की टूटती हुई गद्दी पर बैठे शाह आलम द्वितीय भी भागते भागते आजमगढ़ तक पहुंच चुके थे। न दिल्ली पर उनका अधिकार था, न खजाने पर और न ही सेनाओं पर। एक बादशाह के पास हमेशा एक चीज बचती है, उसका नाम, उसकी मोहर, और वही मोहर युद्ध को वैधता देती है।
और इसलिए जब मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने शाह आलम को अपने साथ शामिल होने का प्रस्ताव दिया, बादशाह ने इसे सिर्फ एक गठबंधन नहीं बल्कि अपनी इज्जत की आखिरी सांस समझकर स्वीकार कर लिया। और इस तरह तीन शक्तियां बंगाल, अवध और मुगल एक साथ खड़ी हो गई और यह गठबंधन पूरी भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह कहा, जबकि भारतीयों ने इसे मुक्ति की शुरुआत। 1763 में जब कंपनी और मीर कासिम की सेनाएं पहली बार आमने सामने हुई तो अंग्रेजों ने सोचा था यह प्लासी जैसी एक और तेज जीत होगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। मीर कासिम की सेना ने कंपनी को गिरिडीह और मुंगेर जैसी जगहों पर जोरदार तरीके से हराया और कंपनी पहली बार युद्ध भूमि में घबराने लगी। कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए, उनकी टुकड़ियां टूटी और लॉर्ड एडम्स का पूरा अभियान धीमा पड़ गया। कंपनी के पत्रों में साफ शब्दों में लिखा गया, कासिम की सेना वैसे नहीं लड़ती जैसे भारतीय सेनाएं लड़ती हैं, वे हमारे जैसे हमले करते हैं और ये सबसे खतरनाक है। मीर कासिम की यह शुरुआती जीत पूरे उत्तर भारत में उम्मीद की एक किरण की तरह फैलने लगी और कई राजाओं ने सोचना शुरू किया कि शायद अंग्रेजों के विस्तार को रोका जा सकता है। पर इतिहास हमेशा अपने भीतर एक मोड़ छिपा कर रखता है, एक ऐसा मोड़ जहां जीत के ठीक पीछे हार खड़ी होती है और हार के ठीक पीछे क्रोध। कंपनी ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने समझ लिया कि मीर कासिम को हराने का एक ही तरीका है, उसे बंगाल से बाहर निकालो, उसके गठबंधन तोड़ो और उसे मैदान में उतारो जहां उसकी सेना का अनुशासन अंतिम फैसला करेगा। और यही धीरे धीरे बक्सर की तरफ सभी शक्तियों को खींचने वाला तूफान बनने वाला था। मीर कासिम का प्रतिशोध और युद्ध का अंधेरा। जैसे जैसे कंपनी की घेराबंदी बढ़ने लगी, कासिम का क्रोध भी बढ़ता गया। उसने कई अंग्रेज कैदियों को मौत की सजा दी और यह कदम अंग्रेजों के लिए भावनात्मक प्रतिशोध की तरह बन गया, जिसने युद्ध को अब सिर्फ शक्ति की लड़ाई नहीं बल्कि बदले की आग में बदल दिया। कंपनी ने स्पष्ट कह दिया, अब युद्ध समझौते से नहीं पूरी जीत के साथ खत्म होगा। मीर कासिम ने जब यह महसूस किया कि कंपनी उसे बंगाल से बाहर धकेल रही है, उसने अंतिम दांव खेला। वह अपनी पूरी सेना लेकर अवध की ओर बढ़ गया, जहां शुजाउद्दौला की सुरक्षा, उसका खजाना और उसके किले उसे नई ताकत देने वाले थे। और यही उसने गठबंधन को मजबूत किया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक विशाल संयुक्त मोर्चा खड़ा किया जा सके। और इसी दौरान कंपनी भी अपनी तैयारियों में लग गई। क्लाइव तो अब इंग्लैंड जा चुका था, पर उसकी जगह हेक्टर मुनरो नामक सेनापति था, एक ऐसा अधिकारी जो क्लाइव की तरह राजनीति नहीं बल्कि युद्ध से फैसले लेना पसंद करता था। बक्सर की दिशा में बढ़ती हुई अंग्रेजी सेना वही थी जो ठंडे दिमाग से लड़ती थी, संगठित थी और एक मौका पाते ही दुश्मन की पूरी संरचना तोड़ देती थी। अब दोनों पक्ष दो अलग अलग हवाओं की तरह आगे बढ़ रहे थे। एक हवा प्रतिशोध से भरी हुई तो दूसरी हवा अनुशासन से भरी हुई और दोनों महाशक्तियां आपस में टकराने वाली थी। बक्सर का वह मैदान जहां एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला था। अवध के नवाब ने अपने किले, अपनी नदियां, अपने मार्ग और अपनी सेना सब मीर कासिम के लिए खोल दिए और तीन शक्तियां एकत्रित होकर बक्सर की ओर बढ़ने लगी, क्योंकि यही वह स्थान था जहां गंगा किनारे लंबा, सीधा और खुला मैदान था। हजारों सैनिक पंक्तियों में खड़े होकर निर्णायक युद्ध लड़ सकते थे। नवाब शुजाउद्दौला को विश्वास था कि इतनी विशाल संयुक्त सेना को देखकर अंग्रेज पीछे हटेंगे या बातचीत के लिए मजबूर हो जाएंगे। अंग्रेज पीछे हटते नहीं थे, वे सिर्फ आगे बढ़ना जानते थे। और जब उन्हें पता चला कि तीनों भारतीय शक्तियां एक ही जगह इकट्ठा हो रही हैं, उन्होंने समझ लिया कि अब युद्ध एक ही बार में खत्म होगा। और यही वह बक्सर था जहां से यह फैसला निकलेगा कि उत्तर भारत पर राज किसका होगा, अंग्रेजों का या भारतीय शक्तियों का। अक्टूबर 1764 की वह रात इतिहास की सबसे भारी रातों में से एक थी, क्योंकि तीन भारतीय शक्तियां एक ही शिविर में थी। कुछ सैनिक ढोलक बजा रहे थे ताकि डर पर काबू पाया जा सके, कुछ तलवारें साफ कर रहे थे, कुछ आग के पास बैठकर अपने परिवारों को याद कर रहे थे और कुछ बस आसमान की तरफ देखकर सोच रहे थे कि अगली सुबह वे किस दिशा में खड़े होंगे, जिंदा या मृत। दूसरी ओर अंग्रेजों का शिविर अत्यंत शांत था, न कोई हल्ला, न कोई डर, न कोई अव्यवस्था। वे छोटे छोटे टेंटों में बैठे हुए अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, कारतूस व्यवस्थित कर रहे थे और जैसे मशीनें युद्ध से पहले तेल पानी पाती हैं, वैसे उनकी पूरी सेना अगले दिन के लिए तैयार हो रही थी। तीन भारतीय ताकतें संख्या में विशाल थी, लगभग 40,000 सैनिक, जबकि अंग्रेजों के पास मात्र 7,000 सैनिक थे। पर युद्ध अक्सर संख्या से नहीं, अनुशासन से जीती जाती है और यही वह बिंदु था जहां बक्सर की लड़ाई ने अपना सारा रंग भरना शुरू किया। अगली सुबह गंगा के किनारे उगते सूरज की लालिमा में वह युद्ध शुरू होने वाला था जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 23 अक्टूबर की वह सुबह जो इतिहास बन गई। रात जितनी भारी थी, सुबह उतनी ही तेज, क्योंकि जैसे ही सुनहरी किरणें गंगा की लहरों पर पड़ी, उसी समय हजारों सैनिकों की परछाइयां लंबी होती चली गईं। बक्सर का मैदान एक विशाल जीवित मानचित्र की तरह दिखाई देने लगा, जहां हर मोर्चा, हर पंक्ति, हर टुकड़ी अपनी जगह खड़ी थी, मानो इतिहास ने उन्हें खुद अपने हाथ से सजाया हो। और जैसे ही दोनों सेनाओं के ढोल पहली बार गूंजे, हवा में एक ऐसा तनाव भर गया जिसे उस समय के हर सैनिक ने अपने सीने पर सचमुच भार की तरह महसूस किया होगा, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, भविष्य की थी, सिर्फ सत्ता की नहीं, अस्तित्व की थी।
और सिर्फ जीत की नहीं, इस बात की थी कि उत्तर भारत का किस्मत किसके हाथों में लिखी जाएगी। बंगाल, अवध और मुगल की सेना की फैली हुई पंक्तियां देखने में इतनी विशाल लग रही थी कि किसी भी पर्यवेक्षक को लगता कि अंग्रेजों के लिए लड़ाई असंभव है। लेकिन इतिहास हमेशा भीड़ से नहीं, अनुशासन से फैसला करता है, और यही वह सुबह थी जहां यह अनुशासन खुद को साबित करने वाला था। 3 सेनाएं, 3 इरादे और 3 कमजोरियां। हालांकि तीनों भारतीय शक्तियां एक ही ध्वज के नीचे खड़ी थी, पर उनके भीतर 3 अलग अलग मन थे। मीर कासिम अपने प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ अंग्रेजों को हराने की लालसा थी। शुजाउद्दौला अपने प्रदेश की रक्षा के लिए चिंतित था। वह जानता था कि अगर आज हम हार गए तो अवध अगले दिन ही कंपनी के अधीन हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय अपने बिखरे हुए साम्राज्य की इज्जत बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। तीनों की मंशा पवित्र थी, लेकिन युद्ध में सिर्फ मंशा नहीं, नेतृत्व भी जीतता है, और यहाँ यही कमजोरी थी। 3 सेनाओं का कोई एक सुप्रीम कमांडर नहीं था। हर कोई किसी न किसी मोर्चे पर अपनी अपनी रणनीति सोच रहा था, और बीच में सेना का केंद्र ढीला पड़ता जा रहा था। जैसे किसी विशाल किले की दीवारें मजबूत हों, लेकिन उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया गया हो। उधर अंग्रेजों की सेना कम थी, पर उनका नेतृत्व एक था, हेक्टर मुनरो। वे 7,000 की सेना को इस तरह चलाता था जैसे किसी बाज का एक ही इशारा पूरे झुंड को हवा में एक दिशा में उड़ा देता है। तोपों का पहला शोर और युद्ध का फटता हुआ आकाश। सूरज पूरी तरह उग चुका था, और जैसे ही अंग्रेज पंक्तियों में खड़े होकर अपने तोपखाने को आगे बढ़ाने लगे, उसी क्षण भारतीय सेनाओं ने भी अपनी भारी तोपें तैयार कर ली, और कुछ ही मिनटों में बक्सर का शांत मैदान आग और धुएं से भरने लगा। मीर कासिम की तोपें उस समय भारत में सबसे आधुनिक मानी जाती थी, और उनकी पहली वोली इतनी शक्तिशाली थी, अंग्रेजों की आगे बढ़ती हुई टुकड़ियां बिखर गई। लेकिन अंग्रेजों की तोपें थोड़ी पीछे थीं और ऊंचे स्थान पर थीं, जिससे उनकी फायरिंग अधिक सटीक और मारक थी। पहले आधे घंटे में दोनों ओर से इतना धुआं उठा कि मैदान मानो किसी दूसरे लोक जैसा दिखने लगा, जहां सिर्फ गरजते शोर, टूटती ढालें और उड़ती हुई मिट्टी दिखाई दे रही थी। और तभी युद्ध का बड़ा मोड़ आया। भारतीय सेना का केंद्र अचानक ढह गया। जिस पंक्ति पर शाह आलम की सेना तैनात थी, वहां अनुशासन कम था, सैनिक अधिक थे, पर नेतृत्व कमजोर था। और जैसे ही अंग्रेजों की एक मजबूत गोली वहां गिरी, शाह आलम की सेनाएं पीछे हटने लगी। अवध और बंगाल की पंक्तियां अभी भी मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन शाह आलम की सेना के पीछे हटते ही बीच में एक लंबी खाई बन गई, एक ऐसा वैक्यूम जिसमें अंग्रेज अपनी पूरी ताकत से घुसने वाले। मीर कासिम के प्रशिक्षित अफगान और उसकी मस्कटियर बटालियंस ने इतना सटीक प्रहार किया कि अंग्रेज कई बार डगमगा गए। मीर कासिम की सेना अंग्रेजों की तरह एडवांस फायर और एडवांस की तकनीक में प्रशिक्षित थी, और उनकी ताबड़तोड़ गोलीबारी ने अंग्रेजों की 2 कंपनियों को रोक दिया। इतना कि मुन्नो को खुद जाकर फॉर्मेशन बदलना पड़ा। कुछ मिनटों तक ऐसा लगता था कि शायद युद्ध पलट जाए, क्योंकि मीर कासिम के सैनिक अपनी जगह से हिले भी नहीं थे, और उन्होंने अंग्रेजों को मैदान के एक हिस्से में रोक लिया। लेकिन इतिहास में कभी कभी एक छोटी सी गलती भी पूरी जीत निकल जाती है। उधर शुजाउद्दौला की भी पंक्तियां पीछे हटने लगी थी। अवध की सेना बड़ी थी, साहसी भी थी, पर वह भारी तोप खाने पर अधिक निर्भर थी, और जैसे ही अंग्रेजों ने उन पर तोप पर सीधी फायरिंग शुरू की, कई तोपची भागने लगे। शुजाउद्दौला ने कोशिश की उन्हें रोकने की, पर जब सेनाएं हजारों की संख्या में फैली हों और नेतृत्व बीच में कमजोर हो जाए, तो कोई एक आदमी उन्हें रोक नहीं सकता। और यहीं से भारतीय मोर्चे की सबसे बड़ी दरार साफ दिखने लगी। अब युद्ध किसी रणनीति का नहीं, बल्कि पूरी तरह मनोबल का हो चुका था, और अंग्रेजों ने यह मनोबल अपने अनुशासन से जीत लिया। मीर कासिम अभी तक पीछे नहीं हटा था। उसने अपने घुड़सवार आगे भेजे, उसने अपनी एलाइट मस्केटियर लाइन आखिरी बार खड़ी की। उसने कोशिश की कि पीछे हटती अवध सेना को फिर से आगे लाया जाए, लेकिन युद्ध का प्रवाह अब उसके विरुद्ध हो चुका था। उसके सैनिक कई घंटों तक लड़ते रहे, पर जब 2 मोर्चे टूटते हैं तो तीसरा चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में वह भी इतिहास के बोझ के आगे झुक जाता है। और जैसे ही धुआं थोड़ा साफ हुआ, बक्सर के मैदान पर अंग्रेजों की संगठित पंक्तियां खड़ी थी, और भारतीय सेना 3 दिशाओं में बिखर चुकी थी। युद्ध खत्म होते ही शुजाउद्दौला अपने काफिले के साथ अवध की ओर निकल गया। वह जानता था कि इस हार का मतलब है कि अब अवध अंग्रेजों की अगली सूची में शामिल हो चुका है, और उसकी पहली प्राथमिकता अपनी जान और अपने परिवार की सुरक्षा थी। उसके गाड़ियों में कीमती सामान, घोड़े, हथियार और कुछ वफादार सैनिक उसके चारों ओर सुरक्षा बना रहे थे, पर उसके चेहरे पर वह निराशा थी जिसे कोई भी जीत भर नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि भारत की 3 सबसे बड़ी शक्तियां आज अंग्रेजों के सामने झुक गईं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मजबूरी। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, जिनके पास न सेना थी न साम्राज्य, अब अंग्रेजों से समझौता करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि युद्ध हारने के बाद बादशाह का अधिकार सिर्फ मुहर में रह जाता है, और वही मुहर कंपनी को चाहिए थी। बक्सर के हार के कुछ महीनों के बाद शाह आलम ने वही कर दिया, अपने अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिए ताकि वह दिल्ली की गद्दी पर फिर से बैठ सकें।
पर वह गद्दी अब सिर्फ नाम की थी, ताकत अंग्रेजों के पास। 23 अक्टूबर 1764 को जब बक्सर का मैदान शांत हुआ तो जमीन पर पड़ी तलवारें, टूटे ढाल, बिखरी पगड़ियां और सूखी हुई मिट्टी पर जमी बारूद की गंध जिनकी कहानी सुना रही थी, पर असली कहानी उसके बाद शुरू हुई, क्योंकि युद्ध का अंत हमेशा तलवारों पर नहीं, प्रशासन की मेज पर लिखा जाता है। और बक्सर की जीत ने अंग्रेजों को वही मेज दे दी जहां से एक नई सत्ता की रेखा खींचने वाली थी। यह वह क्षण था जहां इतिहास ने लड़ाई का अंत नहीं बल्कि शासन का आरंभ देखा। भारतीय सेनाओं ने सिर्फ एक युद्ध नहीं हारी थी, वो हारी थी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता, अपने राजस्व स्रोत और अपने आगामी भविष्य का दरवाजा भी अंग्रेजों को सौंप चुकी थी। और अंग्रेज इतने अनुशासित व रणनीतिक थे कि उन्होंने इस मौके को किसी सोने की खान की तरह तुरंत पकड़ा और अपने नीतियों को ऐसे लागू किया कि आने वाले कई दशकों तक कोई भारतीय सत्ता उनके सामने सिर उठाकर खड़ी न हो सके। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। इलाहाबाद की संधि एक ऐसी संधि जो न सिर्फ तक पलटेगी बल्कि भारत माता का सीना इतिहास में पहली बार इतनी गहराई से चलनी कर देने वाली। इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिए, यानी राजस्व, टैक्स, प्रशासन सब कंपनी के हाथों में चला गया। यही वह पल था जिसने भारत को सिर्फ सैन्य रूप से नहीं, आर्थिक रूप से पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन कर दिया। और यही वह पल था जहां से ब्रिटिश साम्राज्य की असली नींव भारत में मजबूत होने लगी थी। बक्सर का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक टर्निंग पॉइंट था। प्लासी ने अंग्रेजों को सत्ता के दरवाजे दिखाए थे, लेकिन बक्सर ने उन्हें उस कमरे की चाबी दे दी जहां से पूरे उत्तर भारत की किस्मत लिखी जाने वाली थी। युद्ध खत्म होते ही अंग्रेजों ने सबसे पहले समझा कि असली ताकत जमीन पर खड़े सैनिकों की नहीं, जमीन से उठने वाले राजस्व की होती है। इसलिए उनका पहला कदम यह नहीं था कि नए प्रदेशों पर झंडा फहरा दिया जाए, उनका पहला कदम यह था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की अनगिनत खेतियां, अनाज के भंडार, व्यापारिक बंदरगाहें और राजस्व केंद्र उनके अधीन हो, जिससे भारत का आर्थिक रक्त संचार उनके हाथों में आ जाए। हेक्टर मुनरो और कंपनी के अधिकारियों ने खूब समझ लिया था कि युद्ध जीतकर सेना की थकान मिटाई जा सकती है, लेकिन अगर राजस्व पर अधिकार मिल जाए तो साम्राज्य को स्थायी ऊर्जा मिलती है। इसलिए इलाहाबाद की संधि का रास्ता तैयार किया गया, एक ऐसी संधि जिसने भारत के आर्थिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया। 1765 गंगा के किनारे बैठकर एक थका हुआ बादशाह शाह आलम द्वितीय सोचता रहा कि वह मुगल साम्राज्य जिसे उसके पूर्वजों ने खून पसीना बहाकर बनाया था, आज कागज के एक टुकड़े पर अंग्रेजों के सिग्नेचर से उनका नहीं रहा। और यह वह क्षण था जब एक साम्राज्य की आत्मा टूटती है। मुहर चाहे बादशाह की ही क्यों न हो, सत्ता अंग्रेजों के पास चली गई थी। इलाहाबाद की संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है कंपनी को मिल गई, यानी अब टैक्स कंपनी वसूल करेगी, जमीन का हिसाब कंपनी रखेगी। और यह बदलाव इतना शांतिपूर्ण दिखाया गया कि दुनिया को लगा जैसे यह कोई समझौता है, जबकि असल में यह भारत का पहला बड़ा आर्थिक आत्मसमर्पण था। किसानों की जिंदगी और कंपनी की कठोरता। दीवानी अधिकार मिलने का मतलब था कि अब कर प्रणाली पूरी तरह बदल चुकी थी। जो किसान पहले समझते थे कि टैक्स राजा के लिए है, अब उन्हें महसूस हुआ कि वे एक ऐसी मशीनी व्यवस्था के अंग बन चुके हैं जिसे न तो संस्कृति की परवाह थी, न मौसम की, न भूख की। कंपनी को बस दो चीजें चाहिए थी, राजस्व और लाभ। इसलिए कर बढ़ाए गए, जमीनों की नीलामी की गई, महाजन और बिचौलिए शक्तिशाली बन गए और धीरे धीरे किसानों की पीठ पर एक अदृश्य बोझ रखा गया जो आने वाले वर्षों में एक ऐसी त्रासदी को जन्म देने वाला था जिसे आज हम बंगाल का महान अकाल 1770 के नाम से जानते हैं। और इस अकाल के पीछे सिर्फ मौसम नहीं था बल्कि स्थिति की डोर कंपनी की कठोर नीतियों ने खींची। 1769 के अंत में जब फसलें खराब हुई तो किसानों ने उम्मीद की कि सत्ता राहत देगी, क्योंकि भारतीय शासन में चाहे कैसे भी राजा हो, अकाल में राहत देने की परंपरा थी। लेकिन कंपनी शासक आर्थिक कानून से चलती थी, परंपरा से नहीं। कंपनी ने राजस्व नहीं घटाया बल्कि कई जगह बढ़ा दिया। उन्होंने अनाज भंडार सुरक्षित नहीं किया बल्कि व्यापारियों को बेच दिया। उन्होंने राहत केंद्र नहीं खोले बल्कि गाड़ियों को सुरक्षित किया ताकि व्यापार चलता रहे। और परिणाम, लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत, बंगाल का आधा भूभाग खाली, गांव वीरान, कस्बे टूटे और शव इतने कि नदियां लाल रंगों में तब्दील हो गईं। यह त्रासदी किसी प्राकृतिक घटना से नहीं बल्कि बक्सर के बाद कंपनी की नीतियों से पैदा हुई थी। अंग्रेजों का अगला विस्तार, उत्तर भारत की ओर बढ़ता साम्राज्य। बक्सर ने अंग्रेजों को सिर्फ बंगाल ही नहीं दिया, इसने उन्हें उत्तर भारत की राजनीतिक चाबी भी थमा दी। अब वे अवध पर नजरें गड़ाए थे, अब वे रोहिलों और मराठों के बीच की दूरी का फायदा उठाने वाले थे, और अब वे दक्षिण में मैसूर के खिलाफ 2 बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे थे। 1764 से 1718 तक के दशक में हर छोटा युद्ध, हर बड़ी संधि, हर आर्थिक बदलाव सीधे बक्सर की जीत के बाद शुरू हुई कंपनी की ताकत से निकलता था। अगर प्लासी ने रास्ता दिखाया तो बक्सर ने वह राजमार्ग बना दिया जिस पर चलते हुए कंपनी एक व्यापारी से शासक बनी और फिर शासक से साम्राज्यवादी शक्ति बन गई। भारत के पुराने साम्राज्य की टूटती सांसें। मुगल साम्राज्य सिर्फ नाम भर रह गया, अवध कंपनी की संरक्षकता में आ गया,
मीर कासिम इतिहास में खो गया और पूरे उत्तर भारत में यह आग फैल गई कि असली सत्ता अब लाल किले में नहीं बल्कि कलकत्ता में बैठी कंपनी के शासन कक्ष में है। भारत के हजारों साल पुराने शासन मॉडल रेत की तरह ढह गए। जहां राजा जनता का पालनहार था, अब बदल रहा था। अब जनता सिर्फ आर्थिक इकाई थी। अब सेना सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन था। और अब भारत एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका था जिसकी शुरुआत बक्सर की जीत से हुई थी और जिसकी छाया अगले 200 वर्षों तक फैली रही। इतिहासकारों के लिए बक्सर सिर्फ एक युद्ध नहीं, भारत के राजनीतिक भविष्य की रेखा थी, क्योंकि इसी एक युद्ध ने अंग्रेजों को राजस्व दिया, उत्तर भारत के दरवाजे खोले, मुगल सत्ता को खत्म किया, अवध को निर्भर बनाया, बंगाल को आर्थिक रूप से तोड़ा और अंततः ब्रिटिश राज की नींव रखी। अगर प्लासी ने अंग्रेजों को शक्ति दी तो बक्सर ने उन्हें वैधता दी, एक ऐसी वैधता जिसने उन्होंने आर्थिक, कानूनी और सैन्य रूप से इतना मजबूत किया कि भारत अगले 200 वर्षों तक उनके सामने टिक नहीं पाया। और अगर बक्सर की राख से उठते हुए इस नए साम्राज्य को समझना है तो अगला अध्याय रेगुलेटिंग एक्ट मिस मत कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इतिहास का असली मोड़ अब शुरू होता है और आप सिर्फ एक क्लिक दूर हैं उस पल से जिसने कंपनी को पहली बार कानूनी रूप से भारत का शासक बना दिया। रेगुलेटिंग एक्ट आपका इंतजार कर रहा है। धन्यवाद।